अस्सलाम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर आवाज़ आ रही है आप लोग? ठीक है, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। पर्टूसिस हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स तक, स्टेजेस तक जो है वो हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर इन्फेंट के अंदर जो है वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं नॉर्मली या कॉमन जो साइन सिम्टम्स है वो हमने पढ़े थे, ठीक है। आज जो है वो हम सस्पेक्टेड पे हम पढ़ेंगे हाउ टू सस्पेक्ट, ठीक है। अगर किसी बंदे के अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, कोई क्लाइंट आता है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसके बेस पे जो है वो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये सस्पेक्टेड है, ठीक है। सो सस्पेक्टेड पेशेंट्स में या जो जिस बंदे को हम सस्पेक्टेड कहेंगे वो इन चीज़ों के बेस पे कहेंगे, ठीक है। अगर उसे फीवर होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट जो है ये सस्पेक्टेड पेशेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेबीज़ के अंदर, मैंने आप लोगों को कहा था कि बेबीज़ के अंदर जो है वो आपको ज़ाहिरी ऐसा नज़र आएगा कि बेबी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, लेकिन अचानक जो है वो चौक करना शुरू कर देगा, ठीक है, और अचानक जो उसके सांस सांस जाना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और अचानक जो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अचानक जो है वो बेबी जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है या अचानक जो है वो बेबी जो है वो सीरियस हो जाता है तो उसी टाइम जो है वो हॉस्पिटल में हो, ठीक है, और उसे जो है उसे ऑन द स्पॉट केयर मिल जाए, इस वजह से जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ओके। अब सस्पेक्टेड साइन सिम्टम्स या कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स जिसके बेस पे हम पेशेंट को सस्पेक्ट जो है वो करार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो फीवर है, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर है तो उसे जो है वो हम सस्पेक्टेड रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मलेज है, ठीक है, मलेज क्या है? मलेज जो है वो टायर्डनेस होती है, ठीक है। टायर्डनेस क्या है? थकावट, ऐसी थकावट जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस चीज़ की वजह से हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मलेज कहते हैं, ठीक है। डिजीज़ के अंदर या कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है, उसके अंदर जो थकावट होती है, ठीक है, या ऐसी थकावट जिसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते कि किस चीज़ की वजह से, उसे हम मलेज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो माइल्जियास है। माइल्जियास क्या है? माइल्जियास जो जब मसल्स के अंदर पेन शुरू हो जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माइल्जियास कहते हैं, ठीक है। एक मसल के अंदर या मल्टीपल मसल्स के अंदर जब पेन होती है वो माइल्जिया है, ठीक है। इसके अलावा जो रेशेस है, रेशेस क्या है? रेशेस स्किन के ऊपर जो है वो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर जो उसका चेंज हो जाता है, हॉटनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? वो रेशेस कहते हैं उसे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सोर थ्रोट है, ठीक है, गले का खराब होना, ठीक है। हॉर्सनेस है। हॉर्सनेस क्या है? हॉर्सनेस जो है वो ऐसे साउंड्स है ना जिसमें आवाज़ आपका भारी होता है लेकिन उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा सांस भी आता हो, ठीक है, उसमें सांस भी आता हो, ठीक है, आवाज़ भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। एक लाउड वॉइस होता है, पिच उसका कम होता है, ठीक है, उसे हम हॉर्सनेस कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टिकिपनिया। टिकिपनिया क्या है? उसका जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, जो ब्रीदिंग पैटर्न है या जो रिस्पिरेटरी रेट है वो क्या वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एपनिया क्या है? एपनिया मतलब है सांस लेना, ठीक है, PNEA, ठीक है। एपनिया जो है वो सांस लेना, ठीक है। टिकिपनिया मतलब वो जल्दी जल्दी जो है उसका जो रेट है, रिस्पिरेटरी रेट, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वीजिस। वीजिस क्या है? अब वीज जो है वो क्या है? वीज जो है वो सीटी की तरह आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये कब आती है? जब आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो स्पेसम हो जाए, उसके अंदर वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो सीटी, आप सीटी को देख लो ना, जो जो वेसल्स आती है, ठीक है, वेसल को देख लो, उसका मैकेनिज्म क्या होता है? उसे सीटी की तरह आवाज़ प्रोड्यूस की होती है क्योंकि उसके अंदर जो है आप लोग अगर सीटी देख लो ना गौर से, तो सीटी से जहाँ से आवाज़ निकलता है ना वो जगह जो है वो क्या होती है? वो कोलैप्स होती है, उसकी उसका डायमीटर जो है या उसका जो एरिया होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जब भी हम एयर जो है वो पास आउट करती है किसी नैरो जगह से, ठीक है, तो वो सीटी की तरह आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इस सेम एज जो है वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, वो जो है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो उससे सीटी की आवाज़ निकलती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्रेपिटेशन या रेल्स है। क्रेपिटेशन या रेल्स क्या? क्रेपिटेशन या रेल्स जो है रेस्पिरेटरी साउंड्स है। ये जो किस तरह का साउंड है? ये जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा खजान में, खजान में जब ये पत्ते गिर जाते हैं ना, तो ये जो दरख्तों के पत्ते जो है वो खुश्क होके गिर जाते हैं, ड्राई होके गिर जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो कड़क कड़क की आवाज़ आती है, ठीक है। इसी तरह की आवाज़ जो है लंग्स में प्रोड्यूस होती है, वो क्या है? वो क्रेपिटेशन से, ठीक है, या रेल्स उसे कहते हैं। ऑडियो मैं तो पॉज नहीं कर रहा, ठीक है। सब बच्चों को आवाज़ आ रही है सही तरह, या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं?
ये वो साइन सिम्टम्स है जिसकी बेस पे आप पेशेंट को सस्पेक्ट करार देते हो, ठीक है। अगर किसी बंदे को फीवर होगा, किसी बंदे को थकावट होगी, उनकी मसल्स में पेन होगा, ठीक है, रेशेस होंगे, गला खराब होगा, हॉर्सनेस होगी, ठीक है, टिकपनी है या वीजीज या क्रेपिटेशन आ रही है, तो आपने पेशेंट को सस्पेक्ट करार देना और फिर उसके बाद वो डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। अब डायग्नोसिस की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस में हम पेशेंट का जब ब्लड लेवल चेक करते हैं, ठीक है, सीरम चेक करते हो, तो उसके अंदर उसके एंटीबॉडीज जो है, ये परटूसिस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है वो इंक्रीज मिलेंगे आपको। जो आईजीए एंटीबॉडी है, ठीक है, आईजीए एंटीबॉडी टाइटर जो है, टाइटर का मतलब क्या होता है, टाइटर का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन का मेजरमेंट, ठीक है। तो आईजीए एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे पहले हमारा जो है ये मेथड ऑफ चॉइस होगा, बिकमिंग द मेथड ऑफ चॉइस, ठीक है। हमें पता चलेगा कि आईजीए एंटीबॉडी जो है इसके अंदर ज्यादा है, जो प्रोटोसिस के खिलाफ स्पेशली बने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि कोई रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिंगल सीरम टेस्ट, ठीक है। हम सीरम टेस्ट भी कर लेते हैं, सीरम टेस्ट में जो है वो हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि हाई प्रोटोसिस जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो हमें डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ब्लड काउंट दे के सीबीसी कर लेते हैं, तो सीबीसी में जो है वो हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब है लिम्फ, जो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कल्चर। कल्चर में हमें क्या मिलेगा, कल्चर में जो है वो नेसोफेरेंजियल स्वेब हम लेते हैं या हम स्पिरिट ले लेते हैं, ठीक है, पेरिंग्स से, या जो है वो तो पेरिंग्स का जो नेसोफेरेंजियल स्वेब या स्पिरिट अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कल्चर कराएंगे, ठीक है, और कल्चर में जो है हमें ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है, सस्पेक्टेड केसेस के अंदर। द नेक्स्ट वन इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे जो हम चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं, ठीक है, उससे हमें जो है वो रिस्पिरेटरी सिम्टम सारे जो पता चल जाएंगे, कहाँ जो है वो कोलैप्स है, कहाँ पे जो वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उससे जो है वो हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो हम चार तरह से जो इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है वो हम एंटीबॉडी देख लेते हैं, दूसरा ये है कि हम ब्लड काउंट चेक कर ले, ठीक है, तीसरा ये है कि हम जो है वो ब्लड कल्चर करा ले, और चौथा ये है कि हम एक्सरे करा ले, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमल टाइम दिया गया है जब भी कफ का इंसर्ट होता है, ठीक है, तो कफ से 0 से लेके 2 वीक्स तक जो है वो हम कल्चर करा सकते हैं, ठीक है। कल्चर जो है वो उसकी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमल टाइमिंग जो है वो यही है, ठीक है। पीसीआर का जो ऑप्टिमल टाइमिंग है वो है जो ऑप्टिमल टाइमिंग है वो है 0 to 4 है, ठीक है। असल में ये 3 तक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 0 to 4 तक भी जो है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सीरोलॉजी है, सीरोलॉजी जो है वो हम कर सकते हैं 8 वीक्स तक जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, लेकिन वो हमें जो है वो 12 वीक्स तक जो भी वो मिल सकती है, ठीक है, उसके रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आती है। इस चीज़ की समझ आ गई, यहाँ तक सबको समझ आ गई है। ठीक है, हिरासत पर मैं लास्ट में जो है वो दोबारा शॉर्ट रिव्यू दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ही कहती हो, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ वाली स्लाइड की समझ नहीं आई, ठीक है, यही स्लाइड है, ठीक है, डायग्नोसिस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग एक दफ़ा देख लो, एक दफ़ा सुन लो, ठीक है, सारी। आपके पास पेशेंट आया या आप किन किन लोगों को जो है वो सस्पेक्ट करार दोगे, ठीक है। अगर किसी बंदे में फीवर है, किसी बंदे को जो है वो थकावट है, ठीक है, या उसके मसल्स में पेन हो रही है, या रेशेस है, या जो उसका गला खराब है, या हॉर्सनेस साउंड आ रही है, ठीक है, टिकिपनी है, उसे उसे वीजेस आ रही है, उसे क्रेपिटेशन आ रही है, तो आपने उस बंदे को सस्पेक्ट करार देना है, ठीक है। फर्स्ट लाइट क्लियर है। द नेक्स्ट वन, हम डायग्नोसिस हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि डायग्नोसिस में हम चार तरह से इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। हम एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं जो प्रोटोसिस के खिलाफ बनी है, ठीक है, हम ब्लड काउंट कर सकते हैं, हम कल्चर्स करा सकते हैं, हम एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है। प्रोटोसिस की स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जब हम चेक करेंगे, आईजीए एंटीबॉडीज जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडीज जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, और जो इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी है, ठीक है, सीरम टेस्ट के अंदर
वो जो है वो इंक्रीज होंगी। क्रेपिटेशन क्या है? क्रेपिटेशन रोशना जब खजान में ना दरख्तों के पत्ते, ये ट्रीज के ऊपर जो पत्ते लगे हैं, ठीक है, जो लीव्स लगे हैं, ट्रीज लीव्स जो है जब वो खुश्क होके गिरते हैं ना, उसके ऊपर जब आप पाँव रखते हो तो इससे कड़क कड़क की आवाज आती है, ठीक है। इस तरह कड़क कड़क की आवाज जब लंग्स में प्रोड्यूस होती है उसको हम क्रेपिटेशन या रेल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद जब हम डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, बैक टू द पॉइंट, डायग्नोसिस में हमने आईजीए किया, आईजीजी किया, ठीक है, सिंगल सीरम टेस्ट करवाया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम ब्लड काउंट चेक कर सकते हैं। ब्लड काउंट में जो है वो एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा आपको, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स है उन इंक्रीज मिलेंगे आपको, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कल्चर, ठीक है। जब हम कल्चर कराएंगे, ठीक है, तो नेजोफेरेंजियल स्वेब या एस्पिरेट जो है वो आपको सस्पेक्टेड पर्सन के अंदर जो है वो मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्सरेज है, ठीक है, एक्सरे जो है वो हम करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें एबनॉर्मेलिटीज का पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऑप्टिमल टाइमिंग है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किस टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो 0 से 2 वीक्स के अंदर जो है वो कल्चर ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। पीसीआर जो है वो 0 to 3 तक ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन हम 4 तक भी करा सकते हैं, ठीक है। सीरोलॉजी जो है वो 2 से 8 वीक तक जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन हम 12 वीक्स तक भी करा सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को? अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग। आवाज तो आ रही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आपको बिल्कुल नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है आवाज? समझ आ गई यहाँ तक? चलिए कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। अब प्रोटोसिस की वजह से कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो स्पेसिफिक किसी अ, उसकी वजह से, किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह, जिस तरह रिस्पिरेटरी के अंदर है कुछ है, वो फोर्सफुल कफ है, ठीक है, इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ सीएनएस की वजह से है, ठीक है, कुछ अदर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? रिस्पिरेटरी के अंदर जो सबसे पहले वो एपनिया हो सकता है, ठीक है। एपनिया क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। आपको जो है वो बिल्कुल एयर नहीं मिल रहा, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या बिल्कुल आप सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो वो क्या है? वो एपनिया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ब्रोंको निमोनिया, ठीक है। ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकस के अंदर, ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाइज है, ठीक है, इसके अंदर आपको निमोनिया हो सकता है। सर जी, इनमें से कुछ डिजीजेज है वो इनके बुक में है, क्या वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं? हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिजीज तो वही है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, वो आपकी इसी बुक में से हो या वो किसी और बुक में से हो, ठीक है, वो हम ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। ठीक है। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो एपनिया हो सकता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है वो ब्रोंको निमोनिया हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। ब्रोंको निमोनिया हो सकता है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, ठीक है। ब्रोंकस के अंदर जो है वो निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा जो एटेलेक्टेसिस हो सकता है। एटेलेक्टेसिस क्या है? एटेलेक्टेसिस जो है वो लंग्स जो है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। तो लंग्स के कोलैप्स होने को क्या कहते हैं? एटेलेक्टेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है? ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो जब हमारी ब्रोंकाइज जो है या जो हमारी ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, वो वाइड हो जाती है, ठीक है, वाइड हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वो एम्फीसीमा हो सकता है, ठीक है। एम्फीसीमा जो है वो एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है जी। 12 से 1 के स्टूडेंट्स, 1 मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा जो है ये क्या है? एम्फीसीमा जो है ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, जिस जो इंटरस्टिशियल्स भी हो सकती है, जो सबकुटेनियस भी हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह वो हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एम्फीसीमा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या है? कान जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रिएक्शन ऑफ क्वेसेटिन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस रीएक्टिवेशन, जो पुराना ट्यूबरक्लोसिस है ना, वो जो है वो रीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो निमोनिया हो सकता है आप लोगों को, और नीमोथोरिक्स जो है वो उसके चांसेस हो सकती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, ठीक है। इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अगर समझ नहीं आई दोबारा सुन लो, ठीक है। रिस्पिरेटरी के अंदर पर्टूसिस के पेशेंट में रिस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? एपनिया हो सकता है, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, टेलेक्टेसिस हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, ठीक है। जो इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है वो दोबारा रीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। निमोनिया हो सकता है और नीमोटोरिक्स हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फोर्सफुल कफ। मैंने आपको बताया था कि पर्टोसिस के अंदर जो वो ओफिंग कफ होती है वो भी फोर्सफुल कफ होती है, ठीक है। फोर्सफुल कफ की वजह से जो वो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, ठीक है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस क्या है? एपिस्टेक्सिस जो है वो नाक से जो है वो खून निकल सकता है, ठीक है। नोज जो है वो नेजल ब्लीडिंग हो जाए वो हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ठीक है। सब कंजक्टाइवल जो है वो हेमरेज हो सकता है, आइस के अंदर जो है वो हेमरेज हो सकता है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है उसकी वजह से, ठीक है। रेक्टल प्रोलेप्स हो सकती है, ठीक है। अम्बलाइकल हर्नियाज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। नहीं आ रही आवाज बिल्कुल भी? रिप जो है वो आपकी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, सिवियर कफिंग की वजह से, और आपको टेटनी हो सकता है, स्पैज्म हो सकता है, ठीक है। सो फोर्सफुल कफिंग की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? एपिस्टेक्सिस हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, रेक्टल प्रोलेप्स हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो अम्बलाइकल हर्नियाज हो सकती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन, मैल न्यूट्रिशन के चांसेस होती है, और रिब जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, और टेटनी जो है वो स्पैज्म वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब सीएनएस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है? सीएनएस के अंदर जो है वो कन्वल्जन आ सकती है, ठीक है। बंदा जो है वो कन्वर्जन, उसके अंदर जो है वो सीएनएस के अंदर जो है वो कन्वर्जन आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ठीक है, हाइपोक्सीमिया, हेमरेज हो सकता है, ठीक है, या एनसेफेलोमा, एनसेफेलोपैथी हो सकती है, ठीक है, सीजर्स वगैरह हो सकती है। अदर्स, डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, अगर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आगे जाती है तो डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है, या पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, ठीक है, साइनोसिस हो सकते हैं, वेट जो है वो लॉस हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है, सिनकोप, इनग्वाइनल हर्नियास, कार्डियोजेनिक शॉक, ये सारी चीज़ें जो है ये हो सकती है। अब कौन कौन सी चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, एक एक चीज़ में अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ है ये, ठीक है। बाकी जो डिजीज है वो आगे हम डिटेल से फिर किसी और चीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप समझना चाहते हो कि ये असल में है क्या, ठीक है, तो सिर्फ एक छोटी सी जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो एपिस्टेक्सिस का पता है। एपिस्टेक्सिस जो है वो नेजल ब्लीडिंग को कहती है, ठीक है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ठीक है, कंजक्टाइवा लेयर का पता है, इसके अंदर हेमरेज हो सकता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। और रेक्टल प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स क्या है? किसी ने नाम सुना है रेक्टल प्रोलेप्स? सिर्फ रेक्टम का पता है, रेक्टम का तो पता है ना। अब उसके अंदर क्या हो जाता है? रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? जो रेक्टम है ना, जो लास्ट पार्ट है, उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाती है। जो नॉर्मल अटैचमेंट है ना उसकी, वो नॉर्मल अटैचमेंट जो है वो छोड़ देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेक्टल प्रोलेप्स।
उसे रेक्टल प्रोलेप्स कहते हैं, ठीक है। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। रेक्टम और एनस की जो जहाँ पे जो है वो अटैचमेंट होती है ना, वो जो नॉर्मल अटैचमेंट है वो लूज कर जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को हम रेक्टल प्रोलेप्स कहते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन का पता है, मेल न्यूट्रिशन जो है, अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट आप ले रहे हो या कम ले रहे हो, दोनों जो है वो मेल न्यूट्रिशन या रेप जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर का आप लोगों को पता है, ठीक है। कफिंग हो सकती है, ठीक है, सीवियर कफिंग की वजह से। टेटनी जो है वो स्पेजम वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस की समझ आ गई आप लोगों को? कॉम्प्लिकेशंस की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। कन्वर्जेंस का पता है, कन्वर्जेंस जो है वो इरेगुलर मूवमेंट होती है। अचानक जो है वो बॉडी जो है वो इरेगुलर मूवमेंट शुरू कर देती है। हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल का कम हो जाना, ठीक है। तो उसी में लास्ट में रिपीट कर लूंगा, ठीक है। टीजर्स वगैरह हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक? कॉम्प्लिकेशंस बाय एज, अगर 6 साल से ओटाइटिस मीडिया, सना ओटाइटिस मीडिया जो है वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन को कहते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शन। और कोई क्वेश्चन? इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया क्या है? जो इंग्वाइनल कैनाल है ना हमारा, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी से जुड़े उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसे, जो ऑर्गन्स मौजूद है, ऑर्गन जो है वो प्रोट्यूट कर जाते हैं। जब ऑर्गन अपने जब ऑर्गन्स अपने नॉर्मल सेक से बाहर निकल जाती है ना, उसे हर्निया कहते हैं, ठीक है। और इंग्वाइनल क्या है? इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से जब निकल जाती है उसे इंग्वाइनल हर्निया कहेंगे, ठीक है। ठीक है। ओटाइटिस मीडिया मैंने बताया ऑलरेडी, ओटाइटिस मीडिया इज मिडल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन बाय एज, अगर 6 मंथ से जो है वो कम में, ठीक है, तो 10% जो है वो चांसेस है कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक है। अगर 6 मंथ से जो है वो 6 मंथ से 1 ईयर तक या 6 मंथ्स तक जो है वो 6 मंथ्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ठीक है, 65% तक आ रही है, ठीक है। 6 से 11 मंथ तक जो है वो, ये आप लोग देख लो, ठीक है, कि कितनी परसेंट आ रही है, 10% है, 30% है, कहीं पे जितनी एज जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, उतनी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट, अब आपने ट्रीट करना है परटूसिस को, किस तरह आप ट्रीट कर सकते हो? हमारा मेन एम जो होता है ना, वो इस चीज़ को इरेडिकेट करना होता है, इस ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो एम इज टू इरेडिकेट नेजोफरेंजियल कैरेज। ये जो नेजोफरेंजियल के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं, ये परटूसिस पड़ी है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म पड़ा है परटूसिस का, ठीक है, उसको निकालना हमारा मकसद है। तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो इसका यूजुअली यूज होता है वो 14 डेज तक होता है, ठीक है। और 14 डेज के लिए हम क्या देते हैं? एरिथ्रोमाइसिन सल्फेट्स देते हैं, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है, जो नीवर माइक्रोलाइड्स है, ठीक है, या जो हम नीवर माइक्रोलाइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन जो है ये मैक्रोलाइड है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलेथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये 3-4 ड्रग्स है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन ये एक क्लास है, मैक्रोलाइड क्लास है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, मैक्रोलाइड है, एरिथ्रो एसिथ्रो क्लोरेथ्रो और लेथ्रो, ठीक है। सर जी स्लाइड जल्दी शेयर कीजिएगा काइंडली, ज़्यादा है या डिजीज तो याद भी करनी है, टाइम चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्लाइड जो है वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि उसके अंदर इशू है, वो जैसे रिजॉल्व होता है मैं आप लोगों से स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो अगर हमने एरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स के अंदर 4 ड्रग्स आते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये 3 लिखे हुए हैं, इसमें एक टेलिथ्रोमाइसिन भी है, ठीक है। अगर आपने जो है वो एरिथ्रोमाइसिन यूज करना है तो आपने 14 डेज तक जो है वो देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बाकी यूज करने हैं, बाकी न्यू मैक्रोलाइड्स यूज करने, तो आपने 5 to 7 डेज तक जो है ये ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन असल में जो है वो इस चीज को बहुत जल्दी एरेडिकेट कर लेती है, नेसोफेरेंजियल एयरवे को जो बहुत जल्दी क्लियर कर देगी, ठीक है। इसके अलावा हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हैज बीन रिपोर्टेड विद ओरल एरिथ्रोमाइसिन इन इन्फेंट यंगर देन 6 वीक, ठीक है। लेकिन जो 6 मंथ से कम बच्चे हैं ना, उनके अंदर जब हम एरिथ्रोमाइसिन दे दें तो एरिथ्रोमाइसिन की वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? पाइलोरस जो है वो स्टमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरस, ठीक है। तो वहां जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। जब पाइलोरस के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। और उस पाइलोरिक स्टेनोसिस किस वजह से हो रही है? ये इरिथ्रोमाइसिन की वजह से वो ज़्यादा रिपोर्ट हुई होती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर हम क्या देते हैं? अल्टरनेटिव हम इरिथ्रोमाइसिन को क्या देते हैं? अल्टरनेटिव जो है वो हम ट्राइमेथोप्रिम देते हैं, ठीक है, या सल्फामिथोक्सागोल देते हैं, ठीक है, मिथोक्साजोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये उन लोगों को देते हैं जो लोग जो है उसे टॉलरेट नहीं कर सकते एरिथ्रोमाइसिन को, ठीक है, या जो इनका इंटॉलरेंस है मैक्रोलाइड्स के साथ, ठीक है, तो उनको हम ये ट्राइमेथोप्रिम देते हैं, ठीक है, या सल्फामेथोक्सागोल देते हैं, ठीक है, सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है। इसके अलावा हम पेनिसिलिन वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। पेनिसिलिन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो है, पेनिसिलिन का फर्स्ट और सेकंड जनरेशन और सेफेलोस्पोरिन जो है ये नॉन इफेक्टिव है, ठीक है। ये अगर आपने देने हैं तो ये आपने याद रखनी है कि ये चीज़ जो है ये नॉन इफेक्टिव है पर्टूसिस के खिलाफ। सपोर्टिव केयर हम क्या दे सकते हैं? सपोर्टिव केयर में जो है वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो है वो ड्रॉपलेट आइसोलेशन मांगते हैं, ठीक है, 5 days आफ्टर थेरेपी, ठीक है। जब हम ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं तो 5 दिन तक जो है वो हमने आइसोलेट करके रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने एक्सपोज चिल्ड्रन को 20 days तक जो है वो आपने मोनीटर करना है, उन्हें उन्हें जो है वो आपने 15-20 days तक आपने मोनीटर करना है, ठीक है। एडिकेट हाइड्रेशन देनी है, न्यूट्रिशन देनी है, ऑक्सीजनेशन देनी है, आराम आराम से जेंटली जो है उसको सक्शनिंग करनी है, ठीक है। और कफ सिरप जो है उसमें इसमें कफ सिरप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा है तो लोग जो है वो कफ सिरप भी दे देते हैं, लेकिन कफ सिरप का इसमें कोई रोल नहीं है सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो है वो क्योंकि वो इसमें कफ जो हो रही है वो कॉज की वजह से हो रही है, ठीक है। उधर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की वजह से इरिटेशन हो रही है, इसकी वजह से कफ हो रही है, ठीक है। तो अगर वो इरिटेशन हम उस चीज़ को ही ख़त्म कर दे, ठीक है, तो कफ जो है वो ठीक हो जाएगा। लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन इज डिफिकल्ट सो डायग्नोसिस अपन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कभी कभार जो है वो लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम साथ साथ जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से इस चीज़ को जो है वो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम अप्रोप्रिएट इनको एंटीबायोटिक थेरेपी दे देती है तो एंटीबायोटिक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के थेरेपी के बाद जो है 5 दिन के बाद हम स्टूडेंट्स को जो है वो स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर प्रिवेंशन है, पर्टूसिस वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ डीटीएफ वैक्सीन, ठीक है। बचपन में जो है वो डीटीएफ वैक्सीन दे देती है, ठीक है, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टूसिस, ठीक है। तो वो हम बचपन में दे देते हैं, ठीक है। उसमें पर्टूसिस का भी वैक्सीन लगता है, ठीक है। अगर आपको जो है वो आपके घर में किसी को ये बीमारी है, ठीक है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट आ रहा है आपका पर्टूसिस के साथ, तो आपको 14 days तक जो है वो एरिथ्रोमाइसिन जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और 7 ईयर से जो है वो बच्चा कम है, ठीक है, तो उसको बूस्टर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है इफ डॉक्यूमेंटेड पर्टूसिस इन्फेक्शन एक्सेप्ट फ्रॉम रूटीन पर्टूसिस वैक्सीनेशन, ठीक है। अब इसके अलावा अगर जो है वो पर्टूसिस इन्फेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंट हुआ है, ठीक है, अगर रूटीन पर्टूसिस वैक्सीनेशन, तो उसको जो है वो वैक्सीन पर्टूसिस वैक्सीनेशन जो है वो रूटीनली जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है, या बूस्टर जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सीडीसी जो है वो रिकमेंड करती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। जब अर्ली गेस्टेशनल एज होगा ना उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन बिलो देन 7 ईयर ऑफ एज इज रिकमेंडेड बाई एएपी, ठीक है। एएपी ने जो है अमेरिकन एसोसिएशन ने जो है उन्होंने भी कहा था कि आप लोग जो है वो 7 साल के कम बच्चों को जो है ये वैक्सीनेशन कराओ, ठीक है। यूएस पर्टूसिस एज एन एसेलुलर वैक्सीन इन कॉम्बिनेशन विद डिप्थीरिया एंड टेटनस टॉक्साइड। मैंने आप लोगों को कहा कि डीटीएफ वैक्सीन के अंदर 3 वैक्सीन जो है वो मिक्सअप है, ठीक है, पर्टूसिस का, डिप्थीरिया का और
टेटनस का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन दे देती है, ठीक है। एसिलर वैक्सीन कंटेन वन और मोर इम्यूनोजन फॉर बैक्टीरिया पर्टूसिस, ठीक है, इसके अंदर एक या दो इम्यूनोजन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, पर्टूसिस के खिलाफ। Acellular vaccine is absorbed on ammonium salt and must be given intramuscular, ठीक है, ये आपने इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक है, मस्ट आपने इंट्रामस्कुलर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डीटेप वैक्सीन के अंदर 3 डीटेप एंड 1 कंबाइंड वैक्सीन दैट इंक्लूड डीटेप एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी कंजुगेट, ठीक है। अब 15 से 18 मंथ्स के अंदर फिर जब हम वैक्सीन देते हैं, ठीक है, तो उसमें डीटेप को हम कंबाइन करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, और तब भी हम जो है वो पर्टूसिस का वैक्सीन जो है वो दे देती है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, कब कब आपने नहीं देनी है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ सीरियस, अगर कोई बंदा जो है इससे एलर्जिक है तो आपने नहीं देनी, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को जो है इंसेफेलोपैथी है, ठीक है, तो इंसेफेलोपैथी वालों को जो है वो नहीं देना आपने, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिकॉशंस क्या है, ठीक है, प्रिकॉशन आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, तो गुलनबेरी सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। गुलनबेरी सिंड्रोम जो है इसकी वजह से हो सकता है 6 वीक आफ्टर डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड, ठीक है, अगर आपने टेटनस टॉक्साइड दिया है, ठीक है, तो अब इसके बाद आपने वेट करना है, फिर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मॉडरेट सिवियर इलनेस है तो आपने ख्याल से देना है, ठीक है, उस चीज़ को देख के जो है वो उस चीज़ को मद्देनजर रख के जो है वो देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो आ सकती है। दोबारा मैं पढ़ा देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा सुन लो, ठीक है। एक दफ़ा आप लोग देख लो कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन है, तो वो चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन है वो बताओ कि मैं दोबारा रिपीट कर लूँ। ठीक है, जी जी, दोबारा सारा दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्लीटली मैं दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन है कि इंसेफेलोपैथी क्या होती है। तो इंसेफेलोपैथी मीन्स डिजीज दैट अफेक्ट द ब्रेन या डैमेज हम ब्रेन को जो है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, सिनकोपी,
सिनकॉपी का क्या मतलब है? सिनकॉपी जो है ये एक मेडिकल टर्म है जो कि यूज होता है फेंटिंग के लिए, ठीक है। जब बंदा फेंट हो जाता है ना, जब ब्रेन को ब्लड फ्लो, जब जब ब्रेन को जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, उसे जो वो सिनकोप कहते हैं, ठीक है। सिनकोपी, असल में जो है इसे सिनकोपी कहते हैं, ठीक है। सिनकोप नहीं बल्कि सिनकोपी कहते हैं, ठीक है। राबिया समझ आ गई आपको? राबिया, एटेलेक्टेसिस क्या है? एटेलेक्टेसिस का मतलब है लंग्स का कोलैप्स हो जाना, ठीक है। इंसेफेलोपैथी का क्या मतलब है? इंसेफेलोपैथी का मतलब है कि ब्रेन के टिश्यूज जो है वो डैमेज हो गई हैं। सिनकॉपी का क्या मतलब है? सिनकॉपी का मतलब है कि ब्लड को जो है वो, ब्रेन को जो है वो ब्लड कम मिल रहा है, इसकी वजह से जो है वो बंदा फेंट हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, तो आपने उसे, आपने कहना है कि ये सस्पेक्टेड पेशेंट है। तो सस्पेक्टेड हम किस बेस पे जो है वो हमें सस्पेक्टेड, उसे क्या हम सस्पेक्टेड कह सकते हैं? अगर एक बंदा आपके पास आया, उसे फीवर है, ठीक है, उसे मलेज है, मलेज का मतलब है उसे टायर्डनेस है, वो थका हुआ है, ठीक है, उसे माइल्जिया है, मसल्स के अंदर पेन है, ठीक है, उसे रेशेस है, ठीक है, रेडनेस है जगह जगह पे, ठीक है, उसको उसका गला खराब है, उसे हॉर्सनेस है, ठीक है, उसे जो है वो टिकेपनिया है, ठीक है, उसकी जो रिस्पिरेशन है वो इंक्रीज है, वीजी साउंड्स आ रही है, सीटी जैसी साउंड्स आ रही है, क्रेपिटेशन जैसी साउंड्स आ रही है, ठीक है, जो ड्राई पत्तों के ऊपर जब हम चलते हैं उस तरह की साउंड्स आ रही है, ठीक है। तो आपने पेशेंट को कहना है या आपने उस बंदे को कहना है कि ये सस्पेक्टेड है। उसके बाद आपने डायग्नोस करना है इस डिजीज को। तो चार तरह से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टेस्ट से, ब्लड काउंट से, कल्चर से और एक्सरे से, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी में हमें आईजीए, आईजीजी और सीरम टेस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मिल सकती है, ठीक है। ब्लड काउंट में वाइट ब्लड सेल का लेवल इंक्रीज मिल सकता है। कल्चर के अंदर जो है वो हम स्पेब या स्प्रेड कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने पढ़ा, तो रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। रिस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? एपनिया हो सकते हैं, ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है, टेलेक्टाइसिस हो सकता है, एम्फिसीमा हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, रीएक्टिवेशन, आप जो एक्टिवेटेड, जो इनएक्टिवेटेड ट्यूबरक्लोसिस है बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट हो सकता है, निमोनिया हो सकता है या नीमोथोरेक्स हो सकता है। उसके अलावा फोर्सफुल कफ है, फोर्सफुल कफ में जो है वो एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ठीक है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, अम्बिलिकल हर्नियाज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, रिब्स जो है वो फ्रैक्चर, रिब्स का जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, और साथ में जो है वो कोलैप्स हो सकता है, टेटनी वगैरह हो सकती है, ठीक है, स्पैजम हो सकता है। सीएनएस के अंदर कन्वर्जन आ सकती है आपके, ठीक है। उसके बाद अलावा जो है वो हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ठीक है, इंसेफेलोपैथी होती है, ठीक है, ये पी ए नहीं है, इसके नीचे जो ये टी एच वाई इधर नीचे लिखा हुआ है, इंसेफेलोपैथी हो सकती है, और सीजर्स वगैरह आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशंस में हॉस्पिटलाइजेशन है, साइनोसिस है, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, सिनकोप है, ठीक है, इनक्वाइनल हर्निया है, कार्डियोजेनिक शॉक है, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट के बारे में हमने पढ़ा, तो ट्रीटमेंट में हम मैक्रोलाइड्स दे सकते हैं। मैक्रोलाइड में 4 ड्रग्स आती है, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेलेथ्रोमाइसिन एंड क्लेरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगर हम एरिथ्रोमाइसिन यूज करेंगे तो पुराना ड्रग है जो, तो फिर आपने 14 डेज के लिए देना है। अगर आपने बाकी 3 ड्रग्स देने हैं, क्लेरेथ्रो, एजिथ्रो और टेलेथ्रो, तो आपने 5 to 7 डेज के लिए देना है, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो एजिथ्रोमाइसिन से जो है उसे प्रॉब्लम है, ठीक है, या एजिथ्रोमाइसिन जो है वो हम मोस्टली जो है वो 6 हफ्तों से जो कम बच्चे होते हैं उनके अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है, उनका जो स्टमक है, स्टमक जो है वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम फिर उनमें ट्राइमेट्रो प्रेम देती है, ठीक है, और इसके अलावा जो सल्पा मेथोक्साजोल देती है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी पेनिसिलिन है या सेफेलोस्पोरिन है वो जो है वो इफेक्टिव नहीं है इस डिजीज के अंदर। सपोर्टिव केयर में जो है वो हम हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर उसे आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, और हम हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और सक्शन वगैरह जो है वो कर सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर अगर हम देखें तो एरिथ्रोमाइसिन हम दे सकते हैं, डीटीएफ वैक्सीन देती है, ठीक है। डीटीएफ वैक्सीन में 3 वैक्सीन जो है ये मिक्स होती है, ठीक है, डिप्थीरिया, टेटनस और परटूसिस, ठीक है। तो ये हम वैक्सीन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम वैक्सीन का बूस्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का जो है वो पहले वैक्सीन दिया गया है बचपन में तो उन्हें हम बूस्टर भी दे सकते हैं, ठीक है, और 20 में, और ये प्रेग्नेंट वोमेन को भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रा
मिटिगेशन या प्रिकॉशंस क्या है, आपने जो है वो अगर कोई बंदा एलर्जिक है तो उसे नहीं देना, ठीक है। अगर किसी को जो इंसेफेलोपैथी है तो उसे नहीं देना, ठीक है। या आपने जो है वो ड्रग्स दिए, ठीक है, तो आपने साथ में जो है वो देखना है कि गुलनबेरी सिंड्रोम वालों के अंदर जो है वो ख्याल रखना है, ठीक है। एक्यूट इलनेस है किसी को तो उसमें ख्याल रखना है, ठीक है। कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो उसके अंदर जो है वो आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? आप मैं यहाँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लो। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए, अगर आप क्लियर है तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में जो है वो सारे लेक्चर जो है वो अपलोड कर लूँगा, ठीक है। आप लोग इसकी टेंशन ना लें। आजकल थोड़ा काम ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो मैं कर दूँगा सारे लेक्चर अपलोड। ओके, तौसीफ का क्वेश्चन है कि टेस्टिंग और एग्जामिनेशन वाला रिपीट कर दीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तौसीफ आप सुन लो। हमने इसे डायग्नोस करना है, ठीक है। तो 4 तरीके हैं हमारे पास। एक है हमने ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज चेक कर दिए। दूसरा है हमने ब्लड काउंट चेक करना है जिसको हम सीबीसी कहते हैं। तीसरा है जहाँ हमने जो है वो एक स्वेब लेना है या स्प्रेट लेना है, ठीक है, उसको हमने कल्चर में रखना है, ठीक है, और फिर एग्जामिन करना है। और चौथा है हमने एक्सरे करानी है, ठीक है। जब आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हो तो आईजीए एंटीबॉडीज आपको वो इसमें ज़्यादा मिले, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज आईजीजी। अगर रीसेंट इन्फेक्शन है तो आपको आईजीजी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम इसका सिंगल सीरम टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो हमें परटूसिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो है वो मिल सकती है। अगर आपने सीबीसी करानी है तो सीबीसी के अंदर आपको वाइट ब्लड सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज मिलेगा जिसको हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद कल्चर का मैंने बता दिया
कि आपने नेज़ोफेरेंजियल जो नोज से लेके पेरिंग से जो है वो आपने कल्चर लेना है या स्वेब लेना है या स्पिरिट लेना है, ठीक है, और उसको आपने चेक करना है, ठीक है, कल्चर में। और इसके अलावा जो हम एक्सरे टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई आपको? क्लियर है? आईजीए ज्यादा कैसी होगी? आईजीए कहाँ पे होती है? सिक्रीशंस के अंदर, ठीक है। और ये ड्रग, ये जो प्रोड्यूसिस बैक्टीरिया, ये कहाँ पे एक्ट करती है जाके? ये सबसे पहले जाके आपकी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सीलिया है उसके साथ अटैच हो जाती है, वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। और वहाँ पे टॉक्सिन की वजह से जो है वो सीलिया के अंदर जो है वो सीलिया को पैरालाइज कर देती है, तो आपकी सिक्रीशन जो है वो वहाँ पे जमा हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आईजीए जो है वो ज्यादा होगी। निदा क्लियर है?